Hello students, good morning. How are you? I am fine. जैसा कि कल का जो वीडियो बनाया था सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में, सेंटेंस के बारे में सामान्य जानकारी हमने प्राप्त करी थी। सेंटेंस क्या होता है, आज उसी के आगे हम सेंटेंस के आगे टेंस के बारे में बात करने वाले हैं। टेंस क्या होते हैं, टेंस के क्या प्रयोग हैं, मिडिल क्लास लेवल पर टेंस के क्या क्या प्रयोग हैं, अंग्रेजी विषय में टेंस जानना क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो इसी के साथ हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। टेंस से तात्पर्य है टाइम। टेंस अर्थात टाइम। टेंस को वैसे टेंस का हिंदी अर्थ काल होता है। काल अर्थात समय, और समय को हम टाइम कहते हैं। टेंस, आप टेंस के बारे में जानते हैं। टेंस मुख्य रूप से तीन होते हैं। टेंस मुख्य रूप से तीन होते हैं। पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा सिंपल पास्ट टेंस, तीसरा सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल वैसे टेंस तीन जो मैंने आपको बताए हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। टेंस मुख्य रूप से तीन होते हैं, और क्रिया के, जिसको हम वर्ब कहते हैं, क्रिया के विभिन्न रूपों को प्रदर्शित करने के लिए प्रत्येक टेंस को चार भागों में बांटा गया है। क्रिया के विभिन्न रूप, जिसको हम फॉर्म कहते हैं, उनके फॉर्म को प्रदर्शित करने के लिए प्रत्येक टेंस को चार भागों में बांटा गया है। जैसे प्रेजेंट टेंस की बात करें तो प्रेजेंट टेंस के भी चार भाग होंगे। फिर पास्ट टेंस की बात करें तो पास्ट टेंस के भी चार भाग होंगे। और नंबर 3 पे फ्यूचर टेंस के भी चार भाग होंगे। चार भाग का मतलब ये है कि जो भी क्रिया होती है, जिसको हम वर्ब कहते हैं, तो उसके चार फॉर्म होते हैं, रूप होते हैं। किस कार्य का क्या समय रहा है उसे बताने के लिए हमने टेंस को डिवाइड किया है। अब हम शुरुआत में बात करते हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस के चार भाग होते हैं, जिसमें फर्स्ट में जो होता है, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं, या प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस भी कहते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस भी कहते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस साधारण वर्तमान काल। देखो, प्रेजेंट का मतलब वर्तमान होता है, वर्तमान का मतलब एट दिस टाइम, जब जो समय चल रहा है उस समय किसी कार्य का होना प्रेजेंट होता है। तो और इंडेफिनेट जिसकी बात करें तो इंडेफिनेट का मतलब अनिश्चित होता है, और अनिश्चित का मतलब है कि जिसमें टाइम के बारे में कोई निश्चितता नहीं है। वर्तमान समय में कोई कार्य अनिश्चित समय में होता है, मतलब वो साधारण कार्य है। तो इस टेंस में ऐसा है कि वर्तमान समय में कोई भी कार्य सामान्य ढंग से होता है। इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में ता है,
ती है, ता हूँ, ती हूँ, ते हैं आदि शब्द आते हैं। देखिए आप, कोई भी अगर वाक्य हिंदी में लिखा हुआ है तो उस वाक्य के अंत में क्या आएगा? ता है, ती है, ता हूँ, ती हूँ, ते हैं आदि शब्द आते हैं। इस टेंस का प्रयोग वर्तमान समय में होने वाले कार्य या आदत, जिसे हम हैबिट कहते हैं, इस टेंस का प्रयोग वर्तमान समय में होने वाले कार्य या आदत के लिए किया जाता है, आदत के लिए होता है। इन वाक्यों में समझने वाली बात है कि इन वाक्यों में है, हूँ, हैं की अंग्रेजी इज, एम, आर नहीं आती है, क्योंकि ये मुख्य क्रिया के अंश हैं, स्वतंत्र या भिन्न क्रियाएं नहीं हैं। ये क्या है? मुख्य क्रिया के अंश हैं। जैसे पढ़ता हूँ और पढ़ता और हूँ अलग अलग नहीं है। पढ़ता हूँ जिसे हम रीड कहते हैं, पढ़ती हूँ जिसे हम रीड कहते हैं। अब हम सोचें कि हूँ आ रहा है, इसका मतलब एम लगेगा, ऐसा नहीं है, ये मुख्य क्रिया के अंश है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जिसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ता हूँ, ती हूँ, ते हैं आदि शब्द आते हैं। और इस टेंस का प्रयोग वर्तमान समय में होने वाले कार्य या आदत के लिए होता है। और इन वाक्यों में हूँ, है, हैं की अंग्रेजी इज, एम, आर नहीं आती, क्योंकि ये मुख्य क्रिया के अंश हैं, स्वतंत्र या भिन्न क्रियाएं नहीं हैं। तो हमने सीखा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब वर्तमान में कोई भी काम सामान्य ढंग से होता है तो वह सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं। पहला सेंटेंस है ही प्लेज, वह खेलता है। ही प्लेज, वह खेलता है। सेकंड है दे प्ले, वे खेलते हैं। दे प्ले, वे खेलते हैं। थर्ड है आई प्ले, मैं खेलता हूँ। आई प्ले, मैं खेलता हूँ। अब ये जो वाक्य हैं, हिंदी वाक्य में देखिए आप, वाक्य के अंत में खेलता है तो ता है, दूसरा है वे खेलते हैं तो ते हैं, और मैं खेलता हूँ ता हूँ। तो इसी प्रकार से इसमें दिया गया है जो हमने हिंदी की पहचान में देखा कि हिंदी की क्या पहचान होती है। अब अंग्रेजी में अनुवाद करने के नियम देखो। अब हम छोटी कक्षा की बात कर रहे हैं। छोटे कक्षा के बच्चों को, 6th, 7th और 8th क्लास के बच्चों को अंग्रेजी में मतलब हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी में कैसे बदलते हैं इसके बारे में शुरुआत में सिखाया जाता है। तो अंग्रेजी में अनुवाद करने के नियम सीखने अपने को। नियम कुछ भी नहीं होते हैं, परंतु बनाए गए हैं क्योंकि नियम के आधार पर हम अपनी सामान्य जानकारी को बढ़ा सकते हैं, हम शुरुआत कर सकते हैं। तो 1 नंबर पे लिखा हुआ है अफर्मेटिव, जिसे हमने कल बताया था मैंने आपको। सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। उसमें जो असर्टिव होता है, असर्टिव के 2 भाग होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। उसी में से पहला इसमें आ रहा है कि अफर्मेटिव मतलब कोई भी वाक्य अगर अफर्मेटिव है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, तो उसको हिंदी से अंग्रेजी में कैसे बदलेंगे। अफर्मेटिव स्वीकारात्मक वाक्यों में थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट्स, थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट। अब प्रोनाउन जो होते हैं फर्स्ट पर्सन होते हैं जिसमें आई और वी आता है। सेकंड पर्सन होता है जिसमें यू सब्जेक्ट आता है, और थर्ड पर्सन जो होता है उसमें ही, सी, इट और दे आता है।
परंतु यहाँ पर दिया गया है कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट दो टाइप का होता है, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर मतलब एक वचन और प्लूरल मतलब बहुवचन। तो अफर्मेटिव वाक्यों में थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब ही, सी, इट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाते हैं। कहने से तात्पर्य यह है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का कोई भी वाक्य जिसका कर्ता सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है, तो उसके साथ हम जो वर्ब लगाएंगे उस वर्ब के साथ वर्ब के जस्ट पीछे यस या ईएस लगाते हैं। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म बिना यस या ईएस प्रयोग की जाती है। देखिए, जैसा कि अभी हमने ऊपर दो वाक्य देखे थे, ही प्लेज, यहाँ पर ही जो सब्जेक्ट है उसके साथ प्लेज लिखा हुआ है। ही सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए प्ले के साथ यस लगा हुआ है। आगे है दे प्ले, वे खेलते हैं, तो दे प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए प्ले के साथ यस नहीं लगा हुआ है। और थर्ड है आई प्ले, मैं खेलता हूँ। आई सब्जेक्ट, वैसे तो आई का मतलब मैं होता है जो एक सिंगल पर्सन होता है, परंतु प्रेजेंट टेंस में आई को प्लूरल सब्जेक्ट माना गया है। इस बात का हम ध्यान रखेंगे। तो अफर्मेटिव वाक्यों में थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म अर्थात बिना यस या ईएस प्रयोग की जाती है। पैटर्न, अब पैटर्न देखो, अगर वाक्य हिंदी में लिखा हुआ है उसको अंग्रेजी में बदलना है तो उसका पैटर्न का मतलब होता है एक तरह से स्ट्रक्चर, किस तरीके से पहले क्या लिखना है, फिर उसके बाद क्या लिखना है, फिर उसके बाद क्या लिखना है, वाक्य को इंग्लिश से हिंदी से इंग्लिश में बदलते समय। पैटर्न है सब्जेक्ट। देखो, वाक्य के शुरुआत में अगर वाक्य अफर्मेटिव है, स्वीकारात्मक वाक्य है, तो वाक्य के शुरुआत में सब्जेक्ट क्या आएगा, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर, जैसे वह स्त्री हो या पुरुष हो या किसी भी लड़के या लड़की का नाम हो, महिला या व्यक्ति का नाम हो, वह सब क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। अब उसके बाद प्लस वी मतलब वर्ब मतलब क्रिया, कोष्टक में यस ओब्लिक ईएस सब्जेक्ट होता है, कोष्टक में थर्ड पर्सन ओब्लिक सिंगुलर लिखा हुआ है, फिर प्लस वर्ब, कोष्टक में यस ओब्लिक ईएस कोष्टक 1 प्लस ऑब्जेक्ट, क्या होता है, ऑब्जेक्ट जिसे हम कर्म कहते हैं। ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। या फिर ऐसे भी हो सकता है, कोई वाक्य ऐसा भी हो सकता है जिसमें केवल सब्जेक्ट हो और वर्ब हो, मतलब कर्ता और क्रिया हो, इसके अलावा कोई नहीं हो। तो सब्जेक्ट और वर्ब से भी वाक्य बनता है, और सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अगर हो तो लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाता है। उदाहरण सी प्लेज, तो सेकंड नंबर दिया हुआ है सब्जेक्ट प्लस थर्ड पर्सन कोमा प्लूरल, तो क्या होता है, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन कोमा प्लूरल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण के तौर पर कि इसमें दो पैटर्न हुए। पैटर्न नंबर 1 जो अपन ने ऊपर देखा वह सिंगुलर के लिए, और बी नंबर का जो पैटर्न है वह प्लूरल के लिए है, थर्ड पर्सन ऊपर भी लिखा हुआ है, थर्ड पर्सन नीचे भी लिखा हुआ है, पर थर्ड पर्सन ऊपर वाला जो है वो सिंगुलर है और नीचे जो थर्ड पर्सन है वो प्लूरल है। इसी का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि दे राइट
बॉयज़ प्ले, दे वे राइट लिखते हैं, वे लिखते हैं। अगर हिंदी में लिखा हुआ है कि वे लिखते हैं, इसको अंग्रेजी में क्या लिखेंगे? दे राइट। सेकंड वाक्य बॉयज़ प्ले, हिंदी में होगा बॉयज़ प्ले, तो हिंदी में क्या लिखा हुआ होगा? लड़के खेलते हैं। अब लड़के खेलते हैं ये दो शब्दों से मिलकर एक वाक्य बना है, इसको अंग्रेजी में बदलेंगे तो लड़के खेलते हैं, तो लड़के, लड़का को बॉय कहते हैं, तो लड़के बॉय के पीछे यस लगाएंगे प्लूरल बनाने के लिए, बॉयज़। अब सब्जेक्ट जब प्लूरल हो गया तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो प्ले, केवल प्ले लिखेंगे। नीचे नोट लगा हुआ है कि वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए साधारणतया क्रिया के अंत में यस ही लगता है। देखो, कोई भी वर्ब है, हम उसको सिंगुलर बना रहे हैं तो उस क्रिया के अंत में यस ही लगता है, परंतु जिन क्रियाओं के अंत में अगर कोई ऐसी वर्ब है जिसके अंत में ओ है, डबल एस है, सी एच है, एक्स है, एस एच है या जेड हो, तो उनमें क्या लगेगा? ई एस। उनमें क्या लगाना है अपने को? ई एस लगाना है। जैसे हम नंबर पढ़ते हैं एक वचन से बहुवचन, तो एक वचन से बहुवचन बनाते हैं तो कई ऐसे नाउन होते हैं जिनके अंत में ओ, डबल एस, सी एच, एक्स, एस एच, जेड होता है, तो उनके पीछे ई एस लगाते हैं। तो वर्ब में भी हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी वर्ब जो है अगर उसको फर्स्ट फॉर्म से सिंगुलर बनाना है, फर्स्ट फॉर्म का मतलब वो ऑटोमेटिक प्लूरल वर्ब है, और जब उसको सिंगुलर बनाएंगे तो उसके यस या यस लगाना पड़ेगा। मतलब नंबर से, नंबर में जो हम सिंगुलर प्लूरल पढ़ते हैं उससे यहाँ पर सीधा अपोजिट मीनिंग है। तो ऐसी क्रिया जिनके अंत में ओ, डबल एस, सी एच, एक्स, एस एच, जेड हो, तो उनके अंत में ई एस लगाना है। अब ये किनके साथ लगेंगे? उनमें ही, सी, इट और समस्त सिंगुलर सब्जेक्ट, ही, सी, इट और समस्त सिंगुलर सब्जेक्ट।